गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस ऑनलाइन रसायन विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के बच्चों के लिए रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। ये चैप्टर लेके आए हैं एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एसिड बेस और साल्ट है क्या। इसके बारे में हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चों, एसिड शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना है। एसियर शब्द से बना है और इस एसियर शब्द का अर्थ होता है खट्टा पदार्थ। बेस शब्द, तो जैसे ये बेस है तो बेस माने आधार होता है, या ऐसे भी मान सकते हैं कसैला या कड़वा पदार्थ। अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए, या ऐसे मान सकते हैं कि अगर हम स्वाद के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करना चाहें तो स्वाद के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। एक जो स्वाद में खट्टे हों उन्हें एसिड कहा गया, और दूसरा जो स्वाद में कसैले हों उन्हें बेस कहा गया। अगर हम स्वाद के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करें तो हमको दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। एक मिलता है एसिड और दूसरा मिलता है बेस। एसिड को हिंदी में अम्ल कहेंगे, जैसा कि ऊपर वर्णित है, और इसको हम कहेंगे क्षार। ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। तो इसका मतलब कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। अब पदार्थ में जो खट्टापन है वह किसके कारण है? एसिड के कारण, अम्ल के कारण। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है, दही स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। इसका मतलब लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। दूसरा, अगर हम नींबू की बात करें, तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। केवल नींबू ही नहीं, सिट्रस फ्रूट जितने हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दही कैसा होता है? खट्टा होता है। एक और है सिरका, बिंजर सिरका का सूत्र CH3COOH ये होता है। और ये जो सिरका, इसका नाम जो है वो है एसिटिक अम्ल। यानी सिरका खट्टा है तो किसके कारण खट्टा है? एसिटिक एसिड के कारण। ऐसे जो लाल चींटी होती है, लाल चींटी जो होती है, लाल चींटियों में जो है, और लाल चींटी हो गए, बर्रे हो गए, बिच्छू हो गया, बिच्छू की डंक, तो इन सब में फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल। यहाँ पर ये हो गया। और भी जैसे पालक हो गया, चना हो गया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल। सेब है, सेब भी कच्चा होता है तो खट्टा होता है, तो सेब में मलैइक एसिड होता है, मलैइक अम्ल। मलैइक अम्ल के कारण कच्चा सेब जो होता है वो भी स्वाद में खट्टा होता है। जैसे आम है तो आम में इमली है, इमली में टार्टेरिक, आम या इमली अगर है, आम है या इमली, तो यह खट्टा होता है एक अम्ल के कारण, वह है टार्टेरिक अम्ल हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों अगर देखा जाए तो दही में खट्टापन कौन ला रहा है? लैक्टिक एसिड। नींबू में खट्टापन, नींबू या संतरा हो गया, इसमें खट्टापन कौन ला रहा है? साइट्रिक अम्ल।
सिरका है तो इसमें खट्टापन कौन ला रहा है? एसिटिक एसिड। लाल चींटियाँ हैं या बर्रे जो होते हैं या बिच्छू की जो डंक होती है उसमें फार्मिक एसिड होता है। जब फार्मिक एसिड हमारी त्वचा में इंजेक्ट होता है तो पैनिक हो जाता है, वो थोड़ा जो है स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, ऐसी समस्या हो जाती है। पालक या चना हो गया, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब है, इसमें मलई एसिड होता है। आम या इमली है, इसमें टार्टेरिक अम्ल होता है। ऐसे कई प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। और एक है एस्कॉर्बिक एसिड, आंवले में। आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। इसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और आंवले में प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? अम्ल। उन्हें क्या नाम दिया गया? अम्ल नाम दिया गया। अब क्षार की बात कर ले तो जो क्षार है इसका मतलब कसैला। जैसे साबुन है, साबुन में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या NaOH ये क्षार पाए जाते हैं। या साबुन के अलावा और हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो ये सब स्वाद में कसैले होते हैं, चिकने होते हैं, इसीलिए इन्हें क्षार नाम दिया गया। एक बार फिर से देख लें प्यारे बच्चों, इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एसिड अम्ल किसे कहेंगे? स्वाद के आधार पर वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। यानी अम्ल के कारण ही पदार्थों में खट्टापन आता है। दूसरा जैसे ये हो गया दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के नाते, नींबू इसमें खट्टापन साइट्रिक एसिड के नाते, सिरका इसमें खट्टापन एसिटिक एसिड के नाते, लाल चींटियों में भी खट्टापन होता है, फार्मिक एसिड। पालक या चना हो गया, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। सेब है, इसमें मलैक एसिड होता है। आम या इमली है, इसमें टार्टेरिक एसिड होता है। आंवला है तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्षार में साबुन की प्रकृति जो है थोड़ी कसैली कड़वी होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाते। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मिल्क ऑफ लाइम हो गया, CaOH का होल ट्वाइस। यह सब क्षार के अंतर। अभी हमने देखा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा गया, और वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले होते हैं उन्हें क्षार कहा गया। लेकिन ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे नहीं हैं फिर भी अम्ल हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो स्वाद में कसैले नहीं हैं फिर भी वो क्षार हैं। क्षार हैं। तो आइए देखते हैं कैसे उनको परिभाषित करेंगे, कैसे उनको जानेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो उसके लिए सबसे पहले संकल्पना दी गई एक आरहेनियस संकल्पना, या कह सकते हो आरहेनियस के अनुसार इन्होंने बताया कि एक ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। ये किसके अनुसार है बच्चों? आरहेनियस के अनुसार। तो क्षार की बात, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- को हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन को हाइड्रोजन आयन के रूप में जाना जाता है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है HCl, अगर इसको हम पानी में डिजॉल्व करें तो पानी में घुलेगा तो बनाएगा H+ + Cl-। दूसरा देख लें, जैसे H2SO4 है, तो अगर हम H2SO4 को पानी में डिजॉल्व करें, घोलें, तो बनाएगा 2H+ + SO4-। यहाँ पर देख रहे हैं आप H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये भी H+ आयन दे रहा है, ये भी क्या हो गया? अम्ल हो गया। अब इसमें स्वाद की बात कोई नहीं की गई, वो तो स्वाद की बात की गई थी, तो वो पुरानी धारणा थी। स्वाद के आधार पर हम जो है अम्ल और क्षार को अलग अलग परिभाषित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्वाद की कोई बात नहीं है। अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देता है
तो निश्चित तौर पर वह अम्ल होगा। और अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, जैसे यहाँ देखें NaOH, अगर इसको हम पानी में डिजॉल्व करें, घोलें, तो बनाएगा Na प्लस OH माइनस। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू Ca2 प्लस OH माइनस। यहाँ पर देखें OH माइनस ये दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, क्षार हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, क्षार हो गया। और ये H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्षार कहते हैं। दूसरा देख लिया जाए ब्रांस्टेड के अनुसार। ब्रांस्टेड के अनुसार अगर हम ब्रांस्टेड के अनुसार देखें, तो ब्रांस्टेड के अनुसार बताया गया कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं जल में, या जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी वह अम्ल हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन नहीं देते हैं, फिर भी क्या है, क्षार हैं। तो इसके लिए ब्रांस्टेड जी ने बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें यह प्रकृति होती है कि वे दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे। प्रोटॉन का मतलब H प्लस कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन, देखें बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो बनाएगा क्या, H प्लस, यानी उसमें बचा क्या रह गया, प्रोटॉन बचा रह गया। क्या बचा रह गया, प्रोटॉन। तो H प्लस को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को H प्लस आयन दे या प्रोटॉन दे, तो ऐसे पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे। और वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करें, ऐसे पदार्थों को हम क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्षार कहेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा कैसे हम जान पाएंगे। जैसे लिखा है HCl और यहाँ लिखा है NH3। HCl और NH3, इन दोनों को परस्पर आपस में मिलाया जाए तो बनाएगा NH4 प्लस Cl माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि HCl जैसे है तो HCl H प्लस देगा। क्या देगा, H प्लस किसको देगा, NH3 को। तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और बचा क्या, Cl माइनस। यानी इसमें अगर देखा जाए तो HCl H प्लस यानी प्रोटॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, अमोनिया को दे रहा है, NH3 को दे रहा है। इसका मतलब ये प्रोटॉन ले रहा है और ये प्रोटॉन दे रहा है। तो ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, अम्ल हो गया। और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो गया बच्चों, क्षार हो गया। अब वाइस वर्सा उल्टा चले तो यहाँ पर दिखेगा कि NH4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, NH4 प्लस एक प्रोटॉन निकालेगा और देगा किसको, Cl माइनस को। तो अगर ये देगा तो ये भी क्या हो गया, प्रोटॉन H प्लस दे रहा है तो ये भी क्या हो गया, अम्ल, और ये क्या हो गया, क्षार। बस इतनी सी बात। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए कि HCl का संयुग्मी क्षारक कौन है, तो ये हो गया संयुग्मी क्षार, संयुग्मी, और ये हो गया संयुग्मी अम्ल। यानी HCl का संयुग्मी क्षार Cl माइनस और NH3 का संयुग्मी अम्ल NH4 प्लस है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर हम H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें प्लस H2O यहाँ पर करें तो ये बन जाएगा इस तरह से H3O प्लस SO4 माइनस। इस तरह से H2SO4 H प्लस यानी प्रोटॉन दे रहा है किसको, H2O को। तो यहाँ पर ये हो गया अम्ल, ये हो गया अम्ल, और ये हो गया अच्छा, ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, ये प्रोटॉन H2O जल ग्रहण कर रहा है, इसलिए अम्ल हो गया, ये क्षार। लेकिन ये H3O प्लस ये संयुग्मी अम्ल है H2O का, और H2SO4 का संयुग्मी क्षार SO4 माइनस है। इस प्रकार से एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अम्ल, और वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं यानी H प्लस ग्रहण करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम ऐसे पदार्थों को हम क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्षार कहेंगे।
फिर ये देखा गया कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो ना तो स्वाद में खट्टे हों या स्वाद में जो है कसैले हों या जो H+ आयन ना देते हों, या ऐसा भी है कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो ना तो स्वाद में खट्टे हों, H+ आयन भी नहीं देते हों, प्रोटॉन भी नहीं प्रोड्यूस करते निकालते। तो उनके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट है लुईस अम्ल, या कह सकते हैं लुईस के अनुसार। लुईस के अनुसार, ये तीसरी बात है, लुईस के अनुसार। लुईस ने बताया कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लुईस क्षार कहते हैं। और वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लुईस अम्ल के रूप में जानते हैं या अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ऐसे पदार्थों को लुईस क्षार कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लुईस अम्ल कहते हैं। उदाहरण, अब ये बात आई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, तो यहाँ पर हम मानते हैं इसे NH3 है, यह एक लुईस क्षार है, लुईस क्षार है। दूसरा BF3, यह एक लुईस अम्ल है, यह एक लुईस अम्ल है। देखें कैसे NH3 लुईस क्षार है और BF3 लुईस अम्ल है। NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो NH3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तत्व है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो मिलेगा हमको 2 और 5। बाह्य कोश में बच्चों के इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सारी चीज़ें पूर्ववत की कक्षाओं में आपने पढ़ी होगी। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसको इंगित किया गया। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसको जोड़ दिया, यहाँ पर इसको जोड़ दिया। अब देखेंगे बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना ऑक्टेट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और ये भी कंप्लीट किया। यहाँ पर आपको 2 तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई, युग्म मतलब जोड़ा। यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई पड़ते हैं। एक तो जो एक दूसरे से बंधे हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से बंधा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। यहाँ भी बंधा हुआ है यहाँ, लेकिन यह किसी से बंधा नहीं है। इन इलेक्ट्रॉनों को कहा गया बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन इलेक्ट्रॉनों को कहा गया अनाबंधी या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब जिसमें है वही देने की प्रवृत्ति रखेगा, जिसमें है ही नहीं वो बेचारा क्या देगा? तो इसका मतलब कि अमोनिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए यह देने की प्रवृत्ति रखेगा, यह देने की प्रवृत्ति रखेगा। और जिसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है देख लेते हैं। BF3 को बोरान है, तो बोरान का अगर देखा जाए तो बोरान का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 5 होता है। इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3। फ्लोरीन इससे 3 जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये अपना अष्टक। अब बोरान 3 अपने पास है, 3 का कंप्रोमाइज़ किया, साझा किया, तो 3 3 6। ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, अष्टक पूरा नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर देखें 5 और 3 इसका अष्टक पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। और कितना में पूरा हो जाएगा? अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इसको जो है अपना ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस गरीब है, यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। इसलिए यह लुईस क्षार हो गया और ये लुईस अम्ल। यानी वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम लुईस क्षार, और वे पदार्थ जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उन्हें हम लुईस अम्ल के रूप में जानते हैं। साल्ट की बात है, साल्ट। अब बच्चों हम साल्ट के बारे में पढ़ाएंगे। साल्ट है क्या? साल्ट मतलब लवण। लवण का मतलब, अब स्टार्टिंग से देखिए कि प्रकृति की बात की गई
तो प्रकृति का मतलब कि वे पदार्थ जो ना स्वाद में खट्टे हों और ना स्वाद में कसैले हों, इन दोनों के बीच के हों, ऐसे पदार्थों को क्या कहा गया? लवण कहा गया। क्या कहा गया? लवण। यानी इसकी जो प्रकृति, इसका जो स्वाद होगा, ना तो इसका स्वाद जो होगा ना तो अम्ल के जैसा होगा ना तो क्षार के जैसा हो, इन दोनों के बीच का होगा। तब जब इन दोनों के बीच का होगा तो इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। जैसे नमक है तो नमक का सूत्र NaCl। अच्छा, बना कैसे होगा NaCl? अब देख लेते हैं। जैसे NaOH, यह एक क्षार है, दूसरा HCl, यह एक अम्ल है। जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ परस्पर अवकृत किया जाता है या दोनों की अवक्रिया करवाई जाती है तो लवण बनता है बच्चों और जल बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, और इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और इसके बाद थोड़ी बहुत मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, एक तुल्यांक सोडियम, एक तुल्यांक क्षार, एक तुल्यांक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जितनी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्मा की मात्रा उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। ध्यान दीजिए, NaCl लवण है और H2O जल है। यह है प्रक्रम हमेशा, यानी उदासीनीकरण प्रक्रम हमेशा ऊष्मा क्षेपी होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने वाला होता है, ऊष्मा निकालने वाला होता है। ठीक है, तो यानी यह अभिक्रिया हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कहेंगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं कि जो हमारा NaCl है ये किससे बना है बच्चों? Na+ से। और किससे बना है? Cl- से। Na+ को हम कहेंगे क्षार, क्षारीय मूलक। क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक। और इसको हम कहेंगे अम्लीय मूलक। क्या कहेंगे बच्चों? अम्लीय मूलक। इसका मतलब NaCl कैसे बना? एक क्षारीय मूलक और दूसरा अम्लीय मूलक। तो ये क्षारीय मूलक कहाँ से आया होगा? क्षार से आया है। कहाँ से आया है? क्षार से आया है। अम्लीय मूलक कहाँ से आया है? अम्ल से आया है। तो इसका मतलब कि वे पदार्थ जो अम्ल के अम्लीय मूलक और क्षार के क्षारीय मूलक से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे पदार्थों को लवण कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? लवण। और लवण का निर्माण कैसे होता है? जब किसी अम्ल की किसी क्षार से परस्पर क्रिया होती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। ये तो प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे लवण किसे कहते हैं, इसका मतलब कि वह पदार्थ जो अम्ल के अम्लीय और क्षार के क्षारीय मूलक से मिलकर बना हो, ऐसे पदार्थों को हम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लवण। अरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।